अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का आपका टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस, ऑडिटिंग ये ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस। ठीक है, दिस इज योर चैप्टर 10, चैप्टर 11। देखते हैं जी। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स जो होता है उनको मैनेज करना, उनको पेज देना एक बिजनेस के लिए एक मेजर एक्सपेंस होता है बिजनेस का। ठीक है, तो उसमें डिफरेंट तरह की रद्द-बदल आ सकती है। लेट्स से आपने किसी को पे नहीं किया, ठीक है, कंपनी क्या करती है, कंपनी किसी ऐसे बंदे को पे कर देती है जिसने आपके लिए काम नहीं किया, या किसी ऐसे बंदे को पे कर देती है जो छोड़ के चला गया है। ठीक है, या किसी ऐसे बंदे को लेट्स से पे कर देती है जो आपके साथ लेट्स से आर्ली बेस पे काम हो रहा है। एक बंदा 8 आवर्स काम कर रहा है लेकिन उसको पे अदा किया जा रहा है। ठीक है, या कंपनी किसी को पे कर रही है, ठीक है, लेकिन शो नहीं कर रही। क्यों? ताकि वो अपने एक्सपेंसेस कम शो करे और ये बता सके कि हमारे तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस को ऑडिट करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि एक तो ये मेजर एक्सपेंस होता है कंपनी के लिए, और ये कंपनी इसको डिफरेंट तरह से अंडर स्टेटेड या ओवर स्टेटेड कर सकती है। ठीक है, इसकी बेस पे अपनी इनकम स्टेटमेंट्स को। तो इसमें चीज़ें क्या इन्वॉल्व होती हैं आपकी, लेट्स से हायरिंग हायरिंग किस तरह से की, फायरिंग किस तरह से की, आपने किस तरह से निकाला, उनको किन बेसिस पे क्लासीफाई किया। ठीक है, आपने उनको किस तरह से पे किया अपने एम्प्लॉयज़ को। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो इसमें आप मैनेजमेंट की जो पेरोल असर्शन होती है उससे आप टेस्ट करते हैं कि क्या उसमें कंफर्म करते हैं कि यू नीड टू मेक श्योर कि एम्प्लॉयज़ आर नॉट पेड अनलेस दे वर्क, कि एम्प्लॉयज़ को तब तक पे ना किया जाए जब तक वो काम ना करें। जब तक वो लोग काम ना करते हो तब तक उन्हें पे नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी। तो देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस बेसिकली वर्क किस तरह से करता है। तो कोई भी बिजनेस हो वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स किस तरह प्रोसेस वर्क किस तरह करता है। सबसे पहले अपने अपने एम्प्लॉयज़ को, कॉम्पिटेंट लोगों को हायर करना होता है। ठीक है, सबसे पहले हायरिंग होती है, देन आप उनको लेट्स से ट्रेन करते हैं, आप उन्हें उनको प्रमोट करना होता है। ठीक है, देन आपने उनको लेट्स से फायर करना होता है, उन्हें आपने निकालना होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस में आती हैं। ठीक है, और आपने इसकी बेस पे क्या कंफर्म करना होता है कि कंपनी प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट्स पेरोल ट्रांजैक्शन इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि कंपनी जो इनकी पेरोल की जो ट्रांजैक्शन है, ठीक है, वो प्रॉपर्ली जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो कर रही हूँ। ठीक है, ना तो वो अंडर स्टेटेड हो ना वो ओवर स्टेटेड हो। ठीक है, अच्छा जी। अब इस ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस में जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, लेट्स से डिफरेंट लॉज के मुताबिक डिफरेंट कंट्रीज़ में, उसमें कुछ होती है जी, आपने एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। अब एम्प्लॉयज़ का कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है? सबसे पहले जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन जो बिजनेस एक एडवर्टाइजमेंट में देता है कि हमें ये लोग चाहिए। ठीक है, और फिर लोग उसके मुताबिक उस फॉर्म को फिल करके भेजते हैं, अपना नाम, अपना एड्रेस, अपनी क्वालिफिकेशन, अपना रेलेवेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, तो वो बेसिकली होता है जॉब एप्लीकेशन। देन रिज्यूमे फॉर बोथ एप्लीकेंट्स एंड पीपल हायर्ड। रिज्यूमे या सीवी उन सब लोगों की जिन्होंने अप्लाई किया और जिनको आपने हायर किया, उन सब की जो रिज्यूमे हैं या जो सीवीज हैं वो आपने अपने पास जो है रिकॉर्ड मेंटेन रखना है उसका। देन बेनिफिट प्लान इंफॉर्मेशन, कोई अगर आप बेनिफिट उन्हें दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को किसी भी तरह का, जो आपके टर्म्स एंड कंडीशन में आप उसको लिखते हैं, उसका आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना था कि कौन से एम्प्लॉयज़ को कौन सा बेनिफिट आपकी कंपनी दे रही है। देन इसके अलावा फैमिली एंड मेडिकल लीव एक्ट सर्टिफिकेशन, अगर आपने अपने एम्प्लॉयज़ को कोई मेडिकल लीव दी है उनकी उनकी फैमिली की बेस पे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसका आपने रिकॉर्ड रखना होता है कि क्या उसे प्रॉपर किसी डॉक्टर ने, किसी डेजिग्नेटेड पर्सन ने उसे अटेस्ट किया, वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया, देन आपने उस सर्टिफिकेट का एज ए रिकॉर्ड रखना होता है अपने पास, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने एम्प्लॉय रखा हुआ है और आपने उसे वैसी छुट्टियां दे दी, आपने वैसे उसे कहा ठीक है यार आप ना आओ 2-3 माह बाद आ जाना, या आपने घोस्ट एम्प्लॉय रखा हुआ है, या एक कंपनी के ऑनर ने जान के कुछ लोग रखे हुए हैं जिन्हें सिर्फ वो पे करती है, उनसे काम नहीं लेती। तो उससे बचने के लिए इसमें कहा गया कि लेट्स से अगर आप उन्हें कोई लीव प्रोवाइड करते हैं, लीव देते हैं, छुट्टियां देते हैं, तो कुछ उसमें जो सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है, सर्टिफिकेशन का रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। ठीक है, देन पेरोल रिकॉर्ड्स, कि उनको किस तरह से पे किया जा रहा है, कब से पे किया जा रहा है, उन्हें कब हायर किया था, कब से उन्हें पे किया जा रहा है, कितना पे किया जा रहा है, वो पेरोल का रिकॉर्ड रखना पड़ता है इन्हें। ठीक है जी।
देन कुछ फर्दर चीज़ें होती हैं, फॉर्म्स, कौन से W4 अदर डिडक्शन फॉर्म्स, W4 फॉर्म जो जिसमें बताते हैं जिसमें एम्प्लॉय का नेम आता है, एड्रेस आता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर आता है, ठीक है जी। then which dictates how much federal tax the employer is obligated to withhold from the employee's check each pay period. Let's say कि एम्प्लॉय की सैलरी में से कितना टैक्स जो है, फेडरल टैक्स जो है वो विदहोल्ड करना है, ठीक है, वो सारा वो भी इसमें लिखा जाता है W4 फॉर्म में। ये पेज जो है डबल प्रिंट हो गया। देन स्टेट एंड लोकल टैक्स विद होल्डिंग फॉर्म्स, अगर स्टेट या लोकल गवर्नमेंट आपकी कंपनी को, आपके बिजनेस को से रिक्वायर्ड करती है कि आपने अपने एम्प्लॉय से जो स्टेट टैक्सेस हैं या लोकल टैक्सेस हैं वो विद होल्ड करने हैं। विद होल्ड करने का मतलब होता है कि कंपनी जो होती है वो अपने एम्प्लॉयज़ की इनकम देने से पहले, सैलरी देने से पहले उसमें से कुछ टैक्स काट लेती है। तो अगर इस टैक्स काटने के लिए गवर्नमेंट उसे कहती है कि टैक्स काटने, तब वो टैक्स काटती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट किसी ना किसी फॉर्म में उसे कोई फॉर्म देती है कि जी ये हमारा लेटर है और इसकी बेस पे आप लोगों की जो है वो टैक्स डिडक्ट करें। तो आपको वो लेटर जो है वो संभाल के रखना होता है, ठीक है। देन I9 फॉर्म, I9 फॉर्म क्या होता है जी? टू मेक श्योर एम्प्लॉयज आर एलिजिबल टू वर्क विद इन योर फर्म, के जो एम्प्लॉयज हैं वो आपकी फर्म में काम करने के लिए एलिजिबल हैं, आपकी फर्म में या आपके जो पर्टिकुलर एरिया है उसमें, ठीक है। जैसे कुछ कंट्रीज में, कुछ सिटीज़ में ये रिक्वायरमेंट हो सकती है कि भाई यहाँ पर सिर्फ वही लोग काम करेंगे जो इस सिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए लेट्स से I9 फॉर्म है, ठीक है। ये बेसिकली US के लिए है, वहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। देन डिस्क्रिशनरी बेनिफिट डिडक्शन फॉर्म, ये डिडक्शन फॉर्म क्या अलाउ करता है कि अगर लेट्स से एम्प्लॉय जो है वो अपनी कंपनी से कोई बेनिफिट ले रहा है, लेट्स से कोई गाड़ी ली हुई है या कोई उन्होंने रेंट पे फ्लैट लिया हुआ कंपनी के बिहाफ पे, ठीक है, या लेट्स से कंपनी के थ्रू किसी उन्होंने इंश्योरेंस ली हुई है, हेल्थ इंश्योरेंस ली हुई है, ठीक है। तो कंपनी मजाज होती है उसकी सैलरी में से ये सारे डिडक्शंस करने के लिए, ठीक है। और उसका एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है जिसे अब ये कहते हैं डिस्क्रिशनरी बेनिफिट डिडक्शन फॉर्म्स, ठीक है। अच्छा जी, देन है जी आइंग हाउ द पेरोल प्रोसेस वर्क। अब ये पेरोल प्रोसेस किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। पहले आपने HR प्रोसेस के बारे में देख लिया, अब पेरोल प्रोसेस कैसे वर्क करता है। पेरोल इज अ प्रोसेस ऑफ पेइंग एम्प्लॉयज फॉर सर्विसेज दे परफॉर्म। पेरोल क्या होता है? ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने एम्प्लॉयज को पे करते हो। किसके अगेंस्ट पे करते हो? उनसे सर्विसेज लेकर, वो आपके लिए काम करते हैं तो आप उनको पे करते हो। अब अब इसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं? इसमें सैलरी शामिल होती है, इसमें कमीशन शामिल होता है, इसमें आपके बोनसेस शामिल होते हैं, फर्दर इसमें स्टॉक ऑप्शन भी शामिल होती हैं, या फर्दर कोई एम्प्लॉयज बेनिफिट शामिल होते हैं। और इसमें स्टॉक ऑप्शन बेसिकली ये होती है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को एक ऑप्शन देती है कि आप हमारे से इस कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हैं, किसी लेट से लेस प्राइस पे जो शेयर्स हैं वो परचेज कर सकते हैं, ठीक है, या अपनी सैलरी के अगेंस्ट आप जो है वो शेयर्स परचेज कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसी में आती हैं, ठीक है। कंपनी कहती है कि हम आपको इतनी सैलरी देंगे प्लस आपको हम स्टॉक ऑप्शन देंगे, यानी कि हम आपको इतने शेयर्स भी आपको ऑफर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके पेरोल्स में आती हैं। अब पेरोल जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कंपनी की दो तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो होती हैं। एक बैलेंस शीट में जाती हैं, कुछ चीज़ें इनकम स्टेटमेंट में जाती हैं। अब जो आपकी अक्रूड पेबल्स होती हैं, अक्रूड एक्सपेंसेस होती हैं, यानी कि अकर हो गए हैं, आपने पे नहीं किए, तो वो आपके बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। तो ऐसी सारी चीज़ें कहाँ जाती हैं? वो कंपनी की बैलेंस शीट में शो करनी पड़ती हैं, ठीक है। लेट्स से वेजेस पेबल हैं, आपने वेजेस पे करनी है, या जो कंपनी एम्प्लॉय की सैलरी में से टैक्स डिडक्ट करती है गवर्नमेंट को पे करने के लिए, वो टैक्स की अमाउंट कंपनी के लिए लायबिलिटी होती है, क्योंकि वो टैक्स की अमाउंट कंपनी ने आगे गवर्नमेंट को देनी होती है। तो उसको भी बैलेंस शीट में शो किया जाता है, ठीक है। देन इनकम स्टेटमेंट में सारे के सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके इनकम स्टेटमेंट में शो किए जाते हैं, चाहे पेड हैं चाहे आप अभी पे नहीं किया आपने, तो वो सारे के सारे इनकम स्टेटमेंट में शो किए जाते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा लगाया जाता है कि कितनी इनकम हुई, कितना आपका एक्सपेंसेस हुए, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि पेरोल ट्रांजैक्शन बैलेंस शीट में भी जाती है। बैलेंस शीट में वो जाती है जो बेसिकली अक्रूड होती है, जो कंपनी के लिए लायबिलिटी होती है। बाकी आपकी सारी की सारी इनकम स्टेटमेंट में लाजमी शो की जाती हैं, ठीक है जी। देन इनिशिएटिंग एम्प्लॉयज, हायरिंग एंड फायरिंग।
अब एम्प्लॉय की हायरिंग बेसिकली जो होती है वो कंपनी की मैनेजमेंट करती है, ठीक है। मैनेजमेंट का काम होता है कंपनी की हायरिंग करना, कंपनी के लिए लोगों का इंटरव्यू करना, उनकी हायरिंग करना, ठीक है। देन एचआर डिपार्टमेंट जो होता है वो क्या करता है, मैनेजमेंट बेसिकली डिसीजन मेकिंग करती है कि हमें ये बंदा चाहिए, ये बंदा चाहिए, ठीक है। देन एचआर डिपार्टमेंट उस बंदे से टर्म्स को, कंडीशंस को क्लैरिफाई करता है, ठीक है, कि हम आपको इंडियन टर्म्स के साथ हम आपके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स से हम आपको इतनी सैलरी देंगे, इतने हम फर्दर बेनिफिट्स आपको देंगे, इतने टाइम के लिए हम आपको हायर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एचआर डिपार्टमेंट जो होता है वो कंडीशंस जो होते हैं वो तय करता है अपने एम्प्लॉय के साथ, ठीक है। जो कि उसको फायरिंग के वक्त में भी काम आता है, यानी कि जब उन्हें कंपनी ने एम्प्लॉय को फायर करना होता है, निकालना होता है, तो उस दौरान भी ये जो टर्म्स होती हैं, कंडीशन होती हैं, ये बेनिफिशियल होती हैं, ठीक है। लेट्स से एम्प्लॉय कहता है जी आपने मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई, आपने बढ़ानी थी, तो कंपनी उसे ये दिखाएगी कि देखें ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है जो हमने पहले से जिस पे हमने दोनों ने एग्री किया था, और इस टर्म्स के मुताबिक हमने आपकी इतनी सैलरी बढ़ानी है, सिर्फ इससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ाएंगे, अदरवाइज अगर आप चाहते हैं तो हम आप छोड़ सकते हैं। तो इस बेस पे आप ये यूज़फुल होती है बेसिकली फायरिंग के टाइम पे भी, यानी कि जब आपने एम्प्लॉय को निकालना होता है। देन है जी प्रिपेयरिंग पे रोल्स को आप प्रिपेयर कैसे करते हो, कि आपने कितनी सैलरी देनी है, किस हिसाब से देनी है, इसको आप कैसे प्रिपेयर करते हो। तो इसके बेसिकली दो तरीके होते हैं, एक अर्ली बेस पे होता है, ठीक है, और एक होता है आपका सैलरी बेस पे। अर्ली बेस पे ये होता है कि आप डेली कितना काम कर रहे हो, कितने घंटे काम कर रहे हो, देन उसको आप वीक से या मंथ से मल्टीप्लाई करके आप बता देते हो जी कि इतने आवर्स आपने काम किया है और इतने रुपए पर आवर के हिसाब से आपकी सैलरी बनती है, ठीक है। या इसके अलावा आपकी सिंपल फिक्स सैलरी हो सकती है कि हम आपको मंथली इतनी सैलरी देंगे। तो इन दो बेसिस पे आपकी जो आपकी पे रोल्स हैं वो बनाए जाते हैं, अर्ली बेस पे और सैलरी की बेस पे, यानी कि फिक्स सैलरी की बेस पे। अब इन सैलरीज में से कुछ ना कुछ डिडक्शंस भी करनी पड़ती है, नोइंग विच डिडक्शंस आर मेड। जब एम्प्लॉय को पे किया जाता है तो पेरोल डिपार्टमेंट बेसिकली उसकी ग्रॉस सैलरी में से, ग्रॉस वेज में से कुछ चीज़ें, कुछ अमाउंट डिडक्ट करता है। वो अमाउंट किस तरह क्यों डिडक्ट करता है, लेट से कोई फेडरल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन एक्ट है, वो कहता है कि आपने हर एम्प्लॉय की जो है इतने परसेंट सैलरी डिडक्ट करनी है जो कि उसकी इंश्योरेंस के तौर पे काम की जाएगी, ठीक है। तो वो पैसे एम्प्लॉय की सैलरी से काटे जाते हैं। देन फेडरल विद होल्डिंग टैक्स, फेडरल कहता है जी कि आप जिस एम्प्लॉय को पेमेंट करेंगे, सैलरी देंगे, उसका अपने इनकम टैक्स पहले से काट लेना है और हम आपकी कंपनी से वो टैक्स कलेक्ट कर लेंगे आके। वो टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है। फेडरल के अलावा स्टेट का या प्रोविंस का या किसी लोकल गवर्नमेंट का कोई टैक्स होता है वो कलेक्ट करना पड़ता है आपको, यानी कि सैलरी में डिडक्ट करना पड़ता है। कोई हेल्थ केयर या इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपकी कंपनी उन्हें ऑफर कर रही है, ठीक है, वो उसका प्रीमियम आपको सैलरी में डिडक्ट करना पड़ता है। या कोई रिटायरमेंट डिडक्शन, आप रिटायरमेंट बेनिफिट दे रहे हैं जी, ठीक है, कि हम आपको पेंशन देंगे या लमसम अमाउंट देंगे, तो उसके लिए आप एक डिडक्शन करते हैं हर मंथ उनकी सैलरी में से, जो कि आप इन्वेस्ट करने के बाद जब वो रिटायर होता है तो उसको वो बेनिफिट देते हैं। तो ये सारे के सारे डिडक्शन आप करते हैं। अच्छा जी। देन है जी एग्जामिनिंग एचआर रिस्क एंड कंट्रोल, कि कोई भी प्रोसेस होता है हम उसमें जो जो रिस्क होते हैं, कोई भी प्रोसेस होता है, हमने जैसे पहले देखा था परचेजिंग प्रोसेस है, रेवेन्यू प्रोसेस है, ठीक है, तो हमने उसमें भी देखा था कि हर एक प्रोसेस में पर्टिकुलर रिस्क होते हैं, ठीक है, और देन उनको मैनेज करने के लिए, उनसे उनसे बचने के लिए उनके अगेंस्ट कोई कंट्रोल लगाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तीन तरह के इनहेरेंट रिस्क होते हैं वो होते हैं, जिनमें है जी सप्लाई एंड डिमांड ऑफ कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज, एग्जिस्टिंग लेबर कॉन्ट्रैक्ट, रेगुलेटरी कंप्लायंस। ये वो तीन तरह के इनहेरेंट रिस्क हैं आपके एचआर प्रोसेस में। अब आप ये रिस्क और कंट्रोल क्यों देखते हैं, क्योंकि ये रिस्क और कंट्रोल कंपनी के बिजनेस पे, उनके प्रॉफिट्स पे इम्पैक्ट कर सकते हैं, कंपनी की लाइफ पे इम्पैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं अभी मैं आपको एग्जांपल में थोड़ा सा आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो तीन इनहेरेंट रिस्क हैं ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस में वो कौन से हैं। एक है जी कंसिडरिंग द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज, कि जो एम्प्लॉयज़ की मार्केट में डिमांड और सप्लाई है, क्या वो कंपनी के लिए कोई इशू तो नहीं है। लेट्स से एम्प्लॉयज़ की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, उससे क्या होगा,
एक कंपनी एम्प्लॉय को मुख्तलिफ कंपनी बार बार ऑफर करती रहेंगी कि यार आप हमारे पास आके काम कर लो, आप हमारे पास काम कर लो। तो जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हैं तो उसके लिए मुश्किल हो सकता है कि वो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ को, अच्छे एम्प्लॉयज़ को अपने पास रख सके, ठीक है। तो इस सिचुएशन से क्या होता है, जब वो अपने पास कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ को रिटेन नहीं कर सकता तो इसमें ये होता है कि कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स की इन्फोर्समेंट में मसला आता है कि आपने इंटरनल कंट्रोल तो बना लिया है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाएंगे जब आपके एम्प्लॉयज़ बार बार छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। देन इसके अलावा गोइंग कंसर्न कि आपका बिजनेस कितना टाइम तक चलेगा या कोई चलने में कोई इशू तो नहीं है, ये तो नहीं है कि आपका बिजनेस बंद हो जाएगा लोगों को छोड़ने से। तो ये एक रिस्क होता है, ठीक है। ये कौन सा रिस्क है? सप्लाई एंड डिमांड ऑफ कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज। देन लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स, लेबर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसको आपने एवेल्युएट करना होता है, ठीक है। लेट्स से आपका जो क्लाइंट है वो उसके जो एम्प्लॉय हैं वो यूनियन एम्प्लॉय हैं, यानी कि उनकी कुछ यूनियन बनी हुई है, वो मिल के काम करते हैं, मिल के जो अपने डिस्प्यूट्स होते हैं, जो मसले होते हैं उनको कंपनी से हल करवाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आपको कुछ चीज़ें मद्देनजर रखनी पड़ती हैं, ठीक है। लेट्स से आप उनका ऑडिट कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि इनके जो यूनियन एम्प्लॉयज़ है उनके साथ कंपनी का कोई एग्रीमेंट तो नहीं हुआ हुआ। अगर लेट्स से हुआ हुआ है तो आप देखते हैं कि क्या वो रिन्यू के लिए तो नहीं आ रहा, कि ये ऐसा तो नहीं है कि आने वाले 5-10 दिनों में, एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में वो कॉन्ट्रैक्ट या वो एग्रीमेंट रिन्यू होने आ रहा हो। क्यों? क्योंकि अगर वो रिन्यू होने आ रहा है और कंपनी की जो यूनियन है वो बेसिकली एक उनका डिस्प्यूटेड रिलेशन आपस में, यानी कि उनके आपस में मसले मसाइल चलते रहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होता है, आपने ये देखना होता है कि अगर तो एग्रीमेंट रिन्यूअल के लिए आ रहा है तो क्या कोई ऐसे चांसेस तो नहीं है कि वर्क इंटरप्शन हो, यानी कि लोग काम करना छोड़ दें, लोग हड़ताल पे चले जाएं, ठीक है, और इसकी वजह से कहीं रेवेन्यू का लॉस ना हो जाए कंपनी को। तो आपको ये चीज़ लिखनी पड़ती है। देन आप देखते हैं कि जो एग्रीमेंट्स की टर्म बताई गई हैं क्या वो उसी के मुताबिक बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में वो शो भी की जा रही है या नहीं की जा रही। देन थर्ड वन क्या होता है जी, आपने ये कंफर्म करना होता है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट कंप्लायंस के जो गवर्नमेंट का रिक्वायर्ड होता है कि आपने इस तरह के सेफ्टी मेजर्स करने हैं अपनी कंपनी में, अपने लोगों के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। क्या आपकी जो आपका जो क्लाइंट है क्या वो इस चीज़ों को कंप्लायंस कर रहा है, इनको मीट कर रहा है, इनके मुताबिक वो सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। ये तो हो गया आपके इनहेरेंट रिस्क, ठीक है। अब आते हैं कंट्रोल रिस्क की तरफ। कंट्रोल रिस्क क्या होता है बेसिकली? द पेरोल प्रोसेस हैज कंट्रोल रिस्क एसोसिएटेड विद वन मेजर इशू। क्या मेजर इशू होता है? पेइंग इंडिविजुअल्स के पे करना हु हैव नॉट वर्क ड्यूरिंग द पीरियड, जिन्होंने काम नहीं किया उनको भी पे किया जा रहा है, ठीक है। कंट्रोल रिस्क इटसेल्फ क्या होता है? जो कंपनी ने एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाया हुआ होता है वो उसकी वजह से एक रिस्क क्रिएट होता है, ठीक है। लेट्स से वो इतना इफेक्टिव नहीं है कंट्रोल सिस्टम, तो उसकी वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं आपके एरर्स या आपके फ्रॉड क्रिएट होने के, ठीक है। अगर आप देखते हैं कि कंपनी का जो कंट्रोल सिस्टम है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, जो रेलिवेंट है आपका एचआर प्रोसेस से या पेरोल प्रोसेस से, अगर तो वो अच्छा कंट्रोल सिस्टम है तो आपको इसमें आपको पता है कि अब इसमें एरर्स के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि इनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा नहीं है तो फिर आपको इन डेप्थ जो है उसको स्टडी करना पड़ता है उनके हर एक प्रोसीजर को, क्योंकि आप उस पर एतबार नहीं कर सकते अब। अच्छा, अब 3 तरह से जो एरर और फ्रॉड जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक तो ये है कि पेइंग फिक्टिशियस एम्प्लॉयज़, आप ऐसे एम्प्लॉयज़ को पे कर रहे हैं जो घोस्ट हैं, जो आपके इन एक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं ही नहीं, लेकिन कंपनी उन्हें भी पे कर रही है, ठीक है। ऐसा क्यों कर सकती है कंपनी? ऐसा कंपनी इसलिए कर सकती है कि कंपनी अपनी इनकम को कम शो करना चाहती है ताकि उन्हें कम टैक्स देना पड़े, ये एक वजह हो सकती है। देन पेइंग टर्मिनेटेड एम्प्लॉयज़, कंपनी ऐसे एम्प्लॉयज़ को पे कर रही है जो टर्मिनेट हो चुके हैं, जो छोड़ के जा चुके हैं या कंपनी उन्हें निकाल चुकी है, उन्हें पे कर रही है अभी तक कंपनी। ऐसा क्यों हो सकता है? लेट्स से ये ज़रूरी नहीं है कि ये कंपनी ऑनर चाहता हो ऐसा हो, लेकिन कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऐसा कर सकते हैं जान के, वो किसी ऐसे बंदे को पे करें जो छोड़ के चला गया है, क्योंकि इन एक्चुअल वो उसे पे नहीं कर रहे, इन एक्चुअल वो खुद से आपस में जो है वो फ्रॉड कर रहे हैं, आपस में पैसे रख रहे हैं। देन पेइंग करंट एम्प्लॉयज़ हु हैव नॉट वर्क येट, हु हैव नॉट वर्कड, करंट ऐसे एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हैं जो कि काम कर ही नहीं रहा आपके लिए, ठीक है, या लेट से वो 4 आवर्स काम कर रहा है, आप उसे 8 आवर्स या 10 आवर्स के हिसाब से पे कर रहे हैं। तो ये कुछ एरर इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है।
अब इन एरर और फ्रॉड्स को आपने डिटेक्ट कैसे करना है, कि ये कैसे पता लगेगा कि एरर फ्रॉड हो सकता है यहाँ पर। एक तरीका तो यह है कि आपने पेरोल रजिस्टर जो है उसको आपने रिव्यू करना है, ठीक है। अब उसमें क्या देखना होता है, आपने देखना होता है कि उन लोगों के नाम जो टर्मिनेट हो चुके हैं, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ छोड़ के जा चुके हैं या अपनी कंपनी निकाल चुकी है, आप उनके नाम देखते हैं, ठीक है। देन आप देखते हैं कि कहीं डुप्लीकेट नेम्स या डुप्लीकेट ईमेल्स तो नहीं है, कि ऐसा तो नहीं है डबल डबल नाम एक ही एम्प्लॉय का दिया हुआ है, ठीक है। या डुप्लीकेट सोशल सिक्योरिटी नंबर तो नहीं दिया हुआ, ठीक है। या अनयूजुअल आवर्स वर्क तो नहीं उसमें दिए हुए। लेट से कंपनी जो है वो 5 दिन ऑपरेट करती, वो मंडे से फ्राइडे ऑपरेट करती है, ठीक है। लेकिन जो सैलरी बनी हुई है, पेरोल बने हुए हैं, वो सैटरडे संडे के भी बने हुए हैं, किसी एक एम्प्लॉय के या ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के। तो वहाँ पर आपको पता है कि यहाँ इसमें फ्रॉड हो रहा होगा या एरर हो रहा होगा, ठीक है। देन एग्जामिन कैंसल चेक्स। जो कैंसल चेक होते हैं आप उसको एग्जामिन करते हो। कैंसल चेक लेट से क्या होते हैं, कंपनी ने चेक बनाकर भेज दिया बैंक के पास कि इस बंदे को पे कर दिया जाए। लेट से जो एम्प्लॉय है उसका नाम है जॉन ई डो, ठीक है। लेकिन चेक पे जो नाम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है जे ई डो, ठीक है, जॉन ई की बजाय जे ई डो। अब क्या बैंक क्या करेगा, बैंक क्या करेगी, ये तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, बैंक इसको कैंसिल कर देगा लेट से और वो वापस भेज देगा कंपनी के पास। तो कंपनी, जब आप ये चीज़ देखेंगे कि यार ये कैंसिल चेक, ऐसा क्यों है कैंसिल चेक, तो आप ये चीज़ देखेंगे कि किसके नाम बना हुआ है, इन एक्चुअल किसका नाम है और ऐसा किया किसने है, किस वजह से हुआ है ऐसा। फिर आपको पता लग जाएगा कि एरर हुआ है या किसी ने फ्रॉड करने की कोशिश किया आपके क्लाइंट के साथ, ठीक है। देन आप क्या करते हैं, अपनी पे रोल की बेसिकली प्रोसेसिंग चेक करते हैं कि लेट से एम्प्लॉयज़ को पे किस तरह किया जा रहा है। अगर चेक्स की फॉर्म में किया जा रहा है, चेक पे किया जा रहा है, तो आप देखते हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ की आईडीज़ बनी हुई हैं, उनको जो बैच दिया हुआ है उसके मुताबिक आईडी हैं, उनके प्रॉपर नेम हैं जो बैच से मैच करें हैं। जिस बंदे ने जो बैच लगाया हुआ है उसको उसी का नाम लिखा हुआ है जो अपना चेक रिसीव करने आ रहा है, ठीक है। और हर एम्प्लॉय को एक ही चेक दिया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं एक एम्प्लॉय को ज़्यादा चेक दिए जा रहे हैं। या इसमें आप देखते हैं कि कोई अनक्लेम चेक्स तो नहीं है। अगर अनक्लेम चेक्स हैं तो उसको सेफ गार्ड किया जा रहा है, प्रॉपरली रखा जा रहा है या नहीं। अनक्लेम चेक कौन से होते हैं, कंपनी ने सारे एम्प्लॉयज़ के लिए चेक बना दिया कि ये इनकी सैलरीज हैं, जिन लोगों ने आकर अभी तक रिसीव नहीं किया वो बेसिकली अनक्लेम चेक हो सकते हैं, ठीक है। और कंपनी उनको प्रॉपरली मेंटेन करती है या करना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है जी। देन अब आता है जी जो ट्रांजैक्शन होती है, आपने ये तो सारा पढ़ लिया पेरोल प्रोसेस क्या होता है, उसमें अफेक्ट फ्रॉड एरर के चांसेस कैसे आ सकते हैं, उनको डिटेक्ट कैसे करते हैं। अब ट्रांजैक्शन में बेसिकली क्या चीज़ हम देखते हैं, हम देखते हैं ट्रांजैक्शन अकर हुई है, ठीक है, कि जो ट्रांजैक्शन है सारी की सारी इन एक्चुअल अकर हुई हैं कि ऐसा, जिसमें आप देखते हैं कि कोई टर्मिनेटेड एम्प्लॉयज़ को सैलरी तो नहीं दी गई, ठीक है, इन एक्चुअली लोगों को काम दिया गया है। वेरीफाइंग न्यू एम्प्लॉयज इन्फॉर्मेशन, जो नए एम्प्लॉयज आए हैं उनका रिकॉर्ड है, उनको सैलरी दी गई है या नहीं दी गई। कंप्लीटनेस में आप देखते हैं कि क्या सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी गई है, सारे का सारा रिकॉर्ड रखा गया है या नहीं रखा गया, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कंपनी जो है वो अंडर स्टेटमेंट शो कर रही हो, ठीक है, कम लोगों की सैलरी शो कर रही हो ताकि वो अपने ज़्यादा प्रॉफिट शो कर सके कि हम तो इतना कमाते हैं। ऐसा क्यों हो सकता है, मिसाल के तौर पे कंपनी अपना ये बिजनेस बेचना चाह रही है तो वो कम सैलरी शो करेगी ताकि लेने वाले को ऐसे पता लगे कि हम ये जो बिजनेस है ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, जबकि इन एक्चुअल उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। देन अथोराइजेशन देखते हैं आप, अथोराइजेशन सेशन में क्या देखते हैं आप कि कोई अथोराइज पर्सन इन चीज़ों से डील कर रहा है या नहीं कर रहा। लेट्स से पर्सनल प्रोफाइल अपडेट जो होती है, जो हर एम्प्लॉय की अपनी एक फ़ाइल होती है कि किसको क्या सैलरी दी जा रही है, किसकी क्या परफॉर्मेंस है, और लेट्स से उसकी परफॉर्मेंस पे अगर उसकी सैलरी इंक्रीज़ की जा रही है तो उसकी फ़ाइल को अपडेट किया जाता है। तो यहाँ आप देखते हैं क्या कोई कॉम्पिटेंट कोई अथोराइज पर्सन इसको अपडेट कर रहा है या नहीं कर रहा। देन आप देखते हैं जो टाइम शीट अप्रूवल है, टाइम शीट क्या होती है कि जब भी एक एम्प्लॉय काम करने आता है मोस्टली ये होता है अर्ली बेस पे। जब वो काम करने आता है तो वहाँ पर आकर वो मेंशन करता है कि जी मैं इतने बजे आया हूँ और इतने बजे मैं वापस जा रहा हूँ यहाँ से निकल कर। तो वो टाइम शीट का आपका जो मैनेजर होता है वो अप्रूवल देता है कि इस बंदे ने वाकई इतने बजे से लेके इतने बजे तक काम किया है। तो ये चीज़ आपने देखनी होती है कि टाइम शीट का अप्रूवल ऑथराइज पर्सन दे रहा है या नहीं दे रहा। देन आप एक्यूरेसी चेक करते हैं कि कहीं अमाउंट्स में, कहीं फिगर्स में, कहीं नंबर्स में कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। देन आप देखते हैं दी कटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एट ईयर एंड, कि कहीं लेट से साल ख़त्म हो रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कंपनी इस साल की सैलरी इस साल की बजाय अगले साल में शिफ्ट कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देखनी होती है। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप डिस्कशन सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।